गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आगे हम बात करते हैं वर्साई संधि सन 1919। बहुत इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट कि यह परीक्षा के हर दौर में आने वाला क्वेश्चन है। इसे रट डालो या इस वीडियो को एक बार नहीं 5 बार सुनो, लेकिन ये इसके एक एक लाइन आपके जहन में उतर जाना चाहिए और बहुत ध्यान से सुनोगे वीडियो को तो आपके जहन में आ जाएगा, है ना। लिख लिख के पढ़ें, एक बार सुनिए बहुत ध्यान से, फिर दूसरे बार सुनिए बहुत ध्यान से, है ना। तो आपको ऑटोमेटिक है कि इसके बाद समझ में आ जाएगा, कोई कठिन वैसा है नहीं। तो आइए जानते हैं, देखते हैं वर्साई संधि किनके किनके बीच हुआ। देखते हैं वर्साई संधि मैंने वर्साई जगह पर एक समझौता हुआ, और कब हुआ? जून में हुआ, जून 1919 में हुआ, है ना। तो 100 साल से भी ज़्यादा हो गया। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, कब? प्रथम विश्व युद्ध के बाद किए गए संधियों में वर्साई की संधि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है ना। 28 जून 1919 को, कब? 28 जून 1919 को जर्मनी से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने यह शांति समझौता किया। किससे? जर्मनी से। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने। ध्यान रखना, इसमें पूछा जाता है कि वर्साई संधि में किनके साथ किया गया था? जर्मनी के साथ। कौन कौन देश? ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने। कैसा संधि किया? यानी शांति समझौता किया। वैसे इस समझौते को ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने मिलकर तैयार किया था। किस किस देश ने मिलकर इस संधि को या इस समझौते को तैयार किया था? तो आप कहिए, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने मिलकर किया था। इसकी कई शर्तें ऐसी थीं जो जर्मनी को मान्य नहीं थी, लेकिन जर्मनी को यह धमकी दी गई कि अगर वह इन्हें न माने तो उस पर तीनों मिलकर आक्रमण कर देंगे। देखो, अब बात यह आ रहा है कि अगर ये शर्त नहीं मानता है जर्मनी, तो ब्रिटेन और फ्रांस और अमेरिका ने बोला कि अगर ये संधि नहीं मानता है तो तीनों मिलकर उस पर जो है क्या कर देंगे? आक्रमण कर देंगे। ऐसा उनको जो है धमकी दिया गया। किसको? जर्मनी को। आप कहते हो ना, अपना दोस्त में कहते हो, मान लो दोस्त या सहेली या साथी में कहते हो, अगर आप ये काम नहीं किए ना तो ठीक नहीं होगा। मैं आपके लिए बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन आप नहीं करते हैं ना, ठीक है जाओ, मैं भी नहीं करूँगा। ऐसा धमकी दे दिए, है ना। तो यही बात है, ये धमकी दे दिया। कौन धमकी दिया ये भी ध्यान रहना चाहिए आपको। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने धमकी दिया। किसको? जर्मनी को। जर्मनी को कहा कि अगर तुम इस संधि को नहीं मानते हो जर्मनी, तो समझ लो कि हम लोग तीनों मिलकर के तुझे इतना मारेंगे कि दोबारा उठने के लिए सोचोगे भी नहीं, है ना। पानी पिला पिला मारेंगे, है ना। तो ऐसा बात हो गया। आइए आगे। विवश होकर जर्मनी, अब जर्मनी जो है इतना बोल दिए कि डर गया, तो जर्मनी विवश होकर, है ना, जर्मनी को इस संधि को स्वीकार करना पड़ा। अनमने भाव से स्वीकार करना पड़ा, ना मानते हुए स्वीकार करना पड़ा। आइए इसकी प्रमुख शर्तों पर नजर डालें। एकदम नजर डालते हैं, आँख खोल करके देखते हैं क्या बात है ना। तो बस मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए, मजा आ जाएगा। ये पूरे याद होने वाले हैं। नंबर 1 में क्या कहा? कौन सा शर्त जर्मनी के लिए ऐसा ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने कहा? बस देखिए, हंसते हुए समझिए इसको। इस संधि में, ये वाला जो संधि था ना, इस संधि में जर्मनी और उसके सहयोगियों को, इसके सहयोगी कौन था? तुर्की। तो इसके सहयोगियों को युद्ध और उसके द्वारा दूसरे देशों को हुई हानि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। कहा गया
ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने कहा कि जो ये युद्ध में हुआ है ना बेटा हानि, वो इसका जिम्मेदार तू ही है। कौन है? तू ही है। और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी पर हर्जाना भरने का दायित्व रखा गया। क्योंकि देखो, इस युद्ध में अगर तूने ऐसा किया है तो उसका क्षतिपूर्ति की हानि या हर्जाना माने रुपया कौन भरेगा? तुम ही भरेगा, ये तुम्हारा ही दायित्व है ना। मुस्कुराते रहिए, समझते रहिए। विशेषकर जर्मन सेना ने जिन रिहायशी इलाकों, रिहायशी मतलब वो बड़े बड़े क्षेत्र जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते थे, तो रिहायशी इलाकों, कारखानों तथा खदानों को नष्ट किया, उनकी भरपाई की जाएगी, है ना। यानी विशेषकर जर्मनी सेना ने जिन रिहायशी इलाकों या कारखानों तथा खदानों को नष्ट किया, उनकी भी भरपाई की जाएगी। तो इसलिए तुझे ही ये हर्जाना चुकाना पड़ेगा, क्योंकि देख रहे हो बड़े बड़े रिहायशी इलाका था, कारखाने था, खदान था, सब खत्म करवा दिया तूने मारकर, है ना। यह तय किया गया कि जर्मनी 60,000 लाख पाउंड राशि किस्तों में, कितने? 60,000 लाख पाउंड राशि किस्तों में फ्रांस को, बेल्जियम को और ब्रिटेन को देता रहेगा। कई प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का मानना था कि यह राशि जर्मनी की क्षमता से अधिक है। जर्मनी की क्षमता है ही नहीं है कि 60,000 लाख पाउंड दे पाए, जिसके कारण उसका आर्थिक पुनर्निर्धारण नहीं हो पाएगा और यह पूरे यूरोप के लिए अहितकारी होगा। हर लोग कह रहा है कि ये इसके लिए ठीक नहीं है, ये नहीं दे पाएगा। विजयी देश के द्वारा यह नहीं माना गया, क्योंकि वे खुद अमेरिका से कर्ज लेकर युद्ध लड़े थे। बाकी फ्रांस और ब्रिटेन किससे कर्जा लेकर लड़े थे युद्ध? अमेरिका से, है ना। और जर्मनी से मिले हर्जाने से उस कर्ज को पटाने की मंशा रखते थे। अरे भाई, मेरा कहना तो यह है कि जब तुम लोग के पास लड़ने का कोई ताकत नहीं था तो मत लड़ते, काय के लिए कर्जा लिए थे? ये तो लड़ गया था, इसके पास ताकत रहा होगा, अब इसको फालतू का पेले पड़े हो, है ना। जब कई वर्षों बाद यह स्पष्ट हुआ कि जर्मनी इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएगा, तो इसे कम करके 20,000 लाख पाउंड किया गया कि अब तो दे पाएगा। तो अब देख लिए ना, याद हो गया होगा, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है इसमें, साफ सी बात है कि इसमें कहा गया, अब हमारी भाषा में सुनो, 2-3 लाइन में स्पष्ट हो जाएगा। मेरा कहना यह है कि इस संधि में पहला शर्त में कहा गया कि जर्मनी और उसके सहयोगी जो देश थे, है ना, तो जर्मनी और उसके सहयोगियों को जो है युद्ध और उसके द्वारा दूसरे देशों को जो हानि हुआ है ना, इस युद्ध में जो हानि हुआ है उसका भरपाई भी कौन करेगा, या उसका जिम्मेदार कौन उठाएगा? जिम्मेदारी जर्मनी उठाएगा। और जितने क्षतिपूर्ति हुआ है ना, क्षतिपूर्ति हुआ है उसका भरपाई और हर्जाना कौन चुकाएगा? जर्मनी। और सभी लोग मिल करके जो है इसको बोले कि जर्मनी 60,000 लाख पाउंड राशि किस्तों में फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन को देता रहेगा। लेकिन कई अर्थशास्त्रियों का मानना था कि वो नहीं दे पाएगा, और जब नहीं दे पाएगा, कई तरह से ऐसा बात आने लगा, तो भी जो है फ्रांस और ब्रिटेन नहीं माने, और नहीं माने तो स्वाभाविक सी बात है कि इसे जो है रख दिए। लेकिन कई सालों बाद ऐसा मामला आया कि ये नहीं दे पाएगा, इसके शक्ति से बाहर है, तो उसे घटा करके क्या कर दिया गया? 20 लाख पाउंड कर दिया गया, बात खत्म, है ना। तो चलिए अगला दूसरा शर्त है, देखो और मजेदार है, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, मजा आ जाएगा, है ना। जर्मनी में, यानी जर्मनी ने युद्ध में जितनी जमीन पर अपना अधिकार जमाया था, जर्मनी ने युद्ध में जितनी जमीन पर अपना अधिकार जमाया था, किसने? जर्मनी ने युद्ध में जितनी जमीन पर, यानी उस युद्ध से जीत करके जितनी जमीन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था कि यह मेरा है ना, उन्हें उन देशों को वापस देना तय हुआ। जैसे बेल्जियम और फ्रांस, है ना, 2 देशों का ही जमीन ने लिया था।
पूर्व में रूस से हुई संधि में जो जमीन जर्मनी को मिली हुई थी उस पर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। ठीक है, तो बेल्जियम और फ्रांस की जमीनों को भी वापस कर दिया। अर्थात इसे अब एक लाइन में हमारे भाषा में कहो, साफ साफ बात कि जर्मनी ने जो युद्ध में जीत करके और जो फ्रांस और बेल्जियम से जो जमीन अपने अधिकार में कर लिया था उसे भी दे देने का तय हो गया, बात खत्म। ठीक है, तीसरा बात आता है कि सन 1871 में जर्मनी द्वारा फ्रांस से छीना गया, फ्रांस से कब, 1871 में फ्रांस से छीना गया अल्सास और लारेन क्षेत्र, जो कोयला भंडारण के लिए, लौ ऐश के लिए बहुत धनी क्षेत्र था, है ना। तो लारेन क्षेत्र फिर से फ्रांस को क्या कर दिया गया, लौटा दिया गया, बात खत्म। 1871 में आप कह सकते हैं कि 1871 में हुआ युद्ध, उस युद्ध में फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ, जर्मनी जीत गया और जब जीता तो उसे अल्सास और लारेन क्षेत्र को क्या कर दिया, उसे लौटा दिया इस शर्त में। ठीक है, तो ये आप देखिए स्वीडन, नॉर्वे ये सब देश हैं और जर्मनी ये है। जर्मनी आपको दिखा दूं थोड़ा सा, ये है जर्मनी और जर्मनी से इधर फ्रांस है और फ्रांस का ये वाला हिस्सा जो है ये लूट लिया था लेकिन इस समझौता में इसे वापस कर दिया। और ये है इधर बेल्जियम जो डेंजिंग पट्टी है ना, डेंजिंग पट्टी ये पूर्वी जर्मनी जो कहला रहा है, डेंजिंग पट्टी वगैरह ये सब जो पोलैंड वाला क्षेत्र था ये भी वापस कर दिया। ठीक है, तो ये बात है, चलिए आगे। तो ये समझौता कर दिया गया कि उसे वापस दे दिया जाएगा, है ना, कब, 1871 में ये जो लिया था उस जमीन को, किसको, फ्रांस को और बेल्जियम को। ठीक है, इस फ्रांस को से बेल्जियम को नहीं। इसके अलावा फ्रांस की खदानों को पहुंचे नुकसान के भरपाई के लिए सार क्षेत्र के खदानों के उत्पादन 15 वर्ष के लिए फ्रांस को सौंप दे। सार जो क्षेत्र था वो सार क्षेत्र जो है जर्मनी का था, लेकिन जो उसका नुकसान हुआ उस नुकसान को भरपाई के लिए 15 वर्ष के लिए फ्रांस को सौंप दिए गए। ठीक है, उस क्षेत्र पर राष्ट्र संघ का प्रशासन स्थापित हुआ, किसका देखरेख राष्ट्र संघ करेगा, नहीं तो ये फिर लड़ जाएंगे। वह हमेशा के लिए जर्मनी व फ्रांस में रहेगा और 15 साल तक जनमत संग्रह करके तय होना था। ठीक, ये बात भी है। हाँ, तो खत्म हो गया। चौथा बात है कि पूर्व में जर्मन साम्राज्य के एक बड़े हिस्से को काटकर नवगठित पोलैंड देश, जिसे हम बेल्जियम कह रहे हैं, पोलैंड देश में मिला दिया गया। इसका यह परिणाम हुआ कि जर्मनी का पूर्वी हिस्सा बाकी जर्मनी से अलग थलग पड़ गया। दोनों हिस्सों के बीच के डेंजिंग पट्टी पोलैंड को दे दिए गए ताकि उसकी समुद्र तक क्या हो जाए, पहुंच बनी रहे। ये आप समझ पाए ना। उसके बाद आइए 5वां नंबर है, इस तरह युद्ध पूर्व जर्मन साम्राज्य की भूमिका से यानी भूमि से लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर जमीन काटकर विभिन्न देशों को दे दी गई। ठीक है, इस तरह युद्ध पूर्व, है ना, जर्मन साम्राज्य की भूमि से लगभग, किस साम्राज्य से, जर्मन से 65,000 वर्ग किलोमीटर जमीन काटकर विभिन्न देशों को दे दी गई। ठीक है, इस तरह से ये 5 हो गए। 6वां नंबर है, 6वां है अफ्रीका में जर्मनी के जो उपनिवेश थे, कहाँ, अफ्रीका में। उपनिवेश के बारे में आप समझते हैं कि कोई शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्र पर अपना सरकार स्थापित कर ले, सत्ता स्थापित कर ले, है ना, उसे उपनिवेश कहेंगे। थे उन्हें राष्ट्र संघ के संरक्षण में ले लिया गया और राष्ट्र संघ ने उन्हें ब्रिटेन, फ्रांस व पुर्तगाल के हवाले कर दिया। चीन में जो जर्मन नियंत्रित क्षेत्र थे उन्हें वापस चीन को न देकर जापान को दे दिया गया, क्योंकि जापान ने युद्ध में जर्मनी के खिलाफ भाग लिया था। इस प्रकार 19वीं सदी में जर्मनी ने जो उपनिवेश हासिल किए थे वे अब जर्मनी के हाथों से निकल गए। किसके हाथों से निकल गए, जर्मनी के हाथों से निकल गए, है ना। उसके बाद 7वां नंबर है कि संधि की कई शर्त के अंतर्गत जर्मनी का निशस्त्रीकरण किया गया, यानी अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएगा, उसकी सेना को 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया गया, है ना। उसकी तोप, पनडुब्बी, युद्धपोत तथा हवाई जहाजों को नष्ट कर दिया गया,
किसकी? जर्मनी का। फ्रांस की सीमा से लगी हुई पट्टी राइनलैंड में जर्मन सेना का प्रवेश वर्जित किया गया कि इधर जर्मनी का कोई भी सेना नहीं आएगा। कुल मिलाकर यह प्रयास था कि जर्मनी के पास फिर से आक्रमणकारी सेना कभी न कभी बने। ठीक है, ये बात हुआ। और 8वां बात है कि एक शर्त के द्वारा यह तय किया गया कि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का विलय राष्ट्रसंघ की अनुमति के बिना नहीं होगा। एक संधि के माध्यम से ऑस्ट्रिया और हंगरी को अलग किया गया है ना। ऑस्ट्रिया और हंगरी को क्या किया गया? अलग किया गया। और इनके अधीन रहे कई देश के लोगों को स्वतंत्र राज्य गठित करने दिया गया। इस तरह सबसे अधिक प्रभाव ऑस्ट्रिया पर पड़ा, जिसके पास केवल कृषि प्रधान देश रह गया और आर्थिक विकास के संसाधन नहीं रहे। वो कहाँ चले गए? हंगरी में चले गए होंगे। ऑस्ट्रिया की काफी बड़े आबादी जर्मनी यानी जर्मन भाषा बोलती थी और यह स्वाभाविक था कि दोनों विलय हो, लेकिन विजय देशों ने उस पर रोक लगा दिया कि जर्मनी इस पर ऐसा काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये 8 आपका जो है शर्त है और ये 8 का 8 शर्त आप एकदम बिल्कुल ध्यान में रखें। और ये क्वेश्चन आप तुरंत यहीं का यहीं लिख लें, वर्साई संधि कब हुआ और इसमें कौन कौन से शर्त सम्मिलित हैं, यानी कौन कौन से शर्त सम्मिलित किया गया है और कितने शर्त इसमें मौजूद हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। और बिल्कुल आप एकदम आलसी न करते हुए तुरंत कलम और कॉपी उठाइए और तुरंत लिखिए और इसको व्हाट्सएप पर करिए, तुरंत लिखिए, समझिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है आदर्श बच्चों का यानी मेहनत करने वाले बच्चों का ये बिल्कुल ही नहीं सोच होना चाहिए कि नहीं अभी नहीं बाद में कर लेंगे। वो बाद वाला कभी बाद आता ही नहीं है और वो हमेशा बाद ही बना रह जाता है। इसीलिए बाद में सबसे पीछे हो जाते हो, सबके बाद में रहते हो, सबके बाद में नंबर आपका लगता है, फर्स्ट नहीं सेकेंड में नंबर आपका लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आप हमेशा सोचते रह गए ना बाद में करेंगे बाद में, इसीलिए तो आप बाद में रह गए ना। बाद में मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले कोई दूसरा हो गया, उसके बाद तुम आ गए। तो बात यह है कि एकदम बिल्कुल मेहनत करो और बाद का बात तो सोचो ही मत, तुरंत तत्काल अभी इसी क्षण। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग कि वर्साई संधि का परिणाम क्या होगा। जो इतना जोर जबरदस्ती से ये शर्त किया गया है, तो क्या ये दूसरा विश्व युद्ध का भी जन्म दे सकता है क्या? बिल्कुल अवश्य दे सकता है। आइए देखते हैं वर्साई संधि के परिणाम। क्या परिणाम हुआ? कोई भी काम आप करते हैं तो उसका कोई ना कोई परिणाम निकलता है। अगर आप मान लीजिए इस वीडियो को सुनते जा रहे हैं और बिल्कुल ऐसे सुन रहे हैं जैसे घर की कहानी याद आ रहा है और ये वीडियो चल रहा है, आपको इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं, तो ऐसे में उसका परिणाम ये होगा कि आपको एक भी समझ में नहीं आया। लेकिन आप अगर इस वीडियो को एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर कंटेंट मौजूद हो गया और जब पुनः सुनने लगे तो आपका यहाँ पे सारी समझदारी काम करेगा और आप इसकी आंसर भी देने लायक बन जाएंगे। ठीक है, ये बात होता है। देखिए यह संधि आधुनिक विश्व की संधियों में सबसे चर्चित संधि रही है। राजनयिक और अर्थशास्त्रियों ने इसकी कड़ी आलोचना की। पहली बात तो यह है कि यह लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित न होकर विजयी राज्यों द्वारा हारे हुए राज्यों पर थोपी गई अपमानजनक संधि है। बिल्कुल अपमानजनक संधि है, क्योंकि जर्मनी तो चाह नहीं रहा था कि हम इस संधि और इस शर्त को हम माने, लेकिन ये 8 शर्त उसके सर पर लाद दिए, ईंटे की तरह लाद दिए। जैसे मान लीजिए आपका ढोने की क्षमता कितने हैं? 2 ईंटा ढोने की क्षमता है और मैं उस पर जो है आपके सर पर 8 ईंटे जो है लाद करके भेज दिया, तो आप क्या करोगे? गिर जाओगे ना, मेरे ऊपर गुस्साओगे भी, गाली भी दोगे, है ना। ठीक है, तो जर्मनी को कभी भी चर्चाओं में शामिल नहीं किया गया और उसकी आपत्तियों को दरकिनार करके उसे उस पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर किया गया। जर्मनी के नए शासकों का कहना था कि युद्ध के लिए जर्मनी की नवगठित लोकतांत्रिक सरकार जिम्मेदार नहीं थी, यह पुराने सम्राट और अलोकतांत्रिक राज्य का काम था। अतः उसके
किए गए दंड नए लोकतांत्रिक राज्य को देना न्यायपूर्ण नहीं है, उल्टा इसका असर जर्मनी में लोकतंत्र को कमजोर कर देगा, क्योंकि जर्मनी के लोग इसी सरकार का साथ नहीं देंगे जो इतनी अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करेगा। अगर कोई भी सरकार अगर इस अपमानजनक संधि यानी शर्त को अगर स्वीकार कर लिया तो वहां के लोग उस सरकार को साथ नहीं देंगे, ध्यान रखना है ना। इसके विपरीत विजयी देशों की सरकारों ने अपने देशों में जर्मनी के विरुद्ध जनमानस में युद्ध उन्माद पैदा किया और बाद में इसी कथन पर चुन कर आए थे वे जर्मनी को नींबू की तरह निचोड़ छोड़ेंगे ताकि वह कभी सर नहीं उठा सके। इस कारण वे जर्मनी के साथ न्याय संगत व्यवहार नहीं कर सके। उनका मानना था कि जर्मनी ने सेना वापसी के दौरान जानबूझकर अपने कब्जे के इलाकों को तबाह किया था। उसने खुद रूस की क्रांतिकारी सरकार से जब समझौता किया तब उसने रूस पर अत्यधिक कठोर शर्त लगाकर उसके बहुत बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था। कौन? जर्मनी ने। ठीक है, आइए आगे। इसी संधि यानी इस संधि के बाद सभी को स्पष्ट हो गया कि इन शर्तों के रहते हुए जर्मनी के लोग इस व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इससे फिर से एक अन्य युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी और वाकई में अन्य युद्ध की संभावना बढ़ गई है। और वो कौन युद्ध होगा आपको पता हो गया, दूसरा विश्व युद्ध। उनका यह भी मानना था कि एक लोकतांत्रिक सरकार को ऐसी कठोर शर्तों को मानने पर मजबूर करना जर्मन लोगों के समक्ष उसे कमजोर करना है। इसका परिणाम यही होगा कि जर्मन लोग आगे ऐसे लोगों को चुनेंगे जो यह दावा करे कि वे जर्मनी के अपमान का बदला लेंगे और वर्साई की संधि को ठुकरा देंगे। वही आएगा हिटलर महोदय। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन मिल गया ना। अगला क्वेश्चन है वर्साई संधि के परिणामों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया अपने आप में। अब आइए हम लोग देखते हैं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अपने आप में एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो देखिए क्या है, आइए समझते हैं। बिल्कुल एकदम खुश मन से समझिए। 19वीं सदी के अंत से कई राजनेताओं ने एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की कल्पना की जो देशों के बीच की समस्याओं का समरसता से समाधान करे, यानी बातचीत करके समझौता के साथ समाधान करे। युद्ध के दौरान विल्सन के सिद्धांतों में भी यह बात कही गई। विल्सन ने इसके लिए विशेष प्रयास किया कि उस समय की कल्पना में उपनिवेशों को स्वतंत्र देश नहीं माना गया, उन्हें इस संगठन में स्थान देने की बात नहीं की गई। सन 1920 में जेनेवा में, सन 1920 में ध्यान रखना, राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में जेनेवा में, स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा में, राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई जिसके अपेक्षा थी। ध्यान रखना, ये 1920 में पूछा जाता है राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, 1920 में। इसका जो है मुख्यालय कहाँ, जेनेवा में। किस जो है देश की राजधानी है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ठीक है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी कि वह देश के बीच के झगड़ों का शांतिपूर्ण तरीके से क्या करे, निपटारा करेगी और उनमें स्वास्थ्य, श्रमिकों की दशा, खाद्य सुरक्षा आदि विषयों में विकास के लिए मदद करेंगी, है ना। इसका प्रमुख काम था विश्व युद्ध के बाद किए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का क्रियान्वयन। उदाहरण के लिए वर्साई समझौते के अंतर्गत सार क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, सार क्षेत्र किसका है, जर्मनी का, जिसे फ्रांस के उपयोग के लिए दिया गया था, और डेंजिंग पट्टी जिसे पोलैंड को समुद्र तक पहुंच के लिए दिया गया था, का प्रशासन राष्ट्रसंघ को देखना था। किसको देखना था, राष्ट्रसंघ को। राष्ट्रसंघ के गठन में
राष्ट्र संघ के गठन में ही कई समस्याएं थी। पहली बात तो यह थी कि इसमें विल्सन की अहम भूमिका के बावजूद अमेरिका इसमें सम्मिलित नहीं हुआ, है ना। सोवियत रूस जो विश्व भर में समाजवादी क्रांति की पैरवी कर रहा था को इसमें आमंत्रित किया गया। एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों को इसमें सदस्य नहीं बनाया गया। ठीक है, तो ये रहा। उसके बाद आपका अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न आप पढ़िए और आपको समझ में आ जाएंगे। वैसा कोई बात है नहीं, ये क्वेश्चन पर मैं ज़्यादा जोर दूंगा और ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, ये बस एक महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन जुड़ा हुआ होगा। हाँ, ये बस 3-4 क्वेश्चन यहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बाकी ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब वार्षिक परीक्षा में 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। गुप्त संधि क्या है? गुप्त संधि आप समझ गए ना क्या है? क्योंकि जब कोई देश अपने जो है 2-4 देशों के बीच एक समझौता कर लेगा चुपके, ताकि कोई अगर हमारे ऊपर हमला करता है तो आप हमारा साथ देंगे, ऐसा संधि कर लेता है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक है समझ में आ जाएगा। तो चलिए, हमारा आज ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए और स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, अच्छा रहिए।